हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, ये तो हो गई हालचाल से रिलेटेड बात। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, एक आता है कूलाम का नियम और दूसरा आता है बहुल आवेशों के मध्य बल। इस चैप्टर में इन दो टॉपिकों पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। कूलाम के नियम पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन बहुल आवेशों के मध्य बल जो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हल्के से। तो अभी बच्चों के आ रहे हो कि सर फटाफट न्यूमेरिकल करवा दो, काफ़ी जल्दी हो रही है ना। बेटा न्यूमेरिकल बिल्कुल करेंगे हम। आज मिनिमम 50 मिनट्स की अपन क्लास लेंगे, उसमें जितने भी अपने बुक के न्यूमेरिकल्स बनते हैं या कॉम्पिटेंसी लेवल से भी जितने टफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। काफ़ी बच्चों को बेसिक चीज़ें आती भी है, इसलिए उनको जल्दी हो रही है कि सर फटाफट न्यूमेरिकल करवाओ। कोई बात नहीं बेटा, मैं सबको यहाँ पे लेकर चलूँगा। एवरेज बच्चा हो, कमज़ोर बच्चा हो, इंटेलिजेंट बच्चा हो, मैंने अभी कहा बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन लेके चलूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट के अंदर 5 या 6 पॉइंट आपको बता रहा हूँ फटाफट फास्ट। वो चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक हम एक भी न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियरली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो पहला जो पॉइंट है मैं डालता हूँ यहाँ पे। मान लो हमारे पास में दो बल किसी बिंदु आवेश पे लग रहे हैं और दोनों बल क्या है, एक ही दिशा में है। तो बेटा ध्यान रखना जो परिणामी बल होता है वो क्या आता है, इन दोनों बलों के योगफल के बराबर आता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं। इसलिए परिणामी बल क्या आएगा, दोनों बलों के योगफल के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों बलों के बीच कोण कितना है बेटा, 0 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया है, दो बल जो आपके लग रहे हैं किसी बिंदु आवेश पे। मान लो यहाँ कोई बिंदु आवेश पे, उस पर दो बल लग रहे हैं, एक है F1 एक है F2। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे कूलाम के नियम से। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Q आवेश था बेटा उस पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो परिणामी बल किधर लगेगा, जो बल बड़ा होगा उसकी तरफ भी लगेगा और उसकी तरफ भी कितना लगेगा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले जैसे घटाएंगे तो वो एक नेट परिणामी बल आ जाएगा। तो हमारे पास में परिणामी बल क्या आएगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। क्लियर है यहाँ तक। चलो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा ध्यान रखना, यदि दो बल परस्पर लंबवत है, एक है F1 और एक है F2, इनके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे इनके बीच कोण कितना था, 180 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री, तो बेटा F नेट परिणामी बल कितना आता है, यह आता है रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यह एक ऐसे, अब इसका फॉर्मूला भी बनाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो रूट F1 प्लस F2 स्क्वायर आ गया, ये तो होता है परिणामी बल। किनका, जब दो बल परस्पर लंबवत होते हैं 90 डिग्री के कोण पे होते हैं तो उनका परिणामी बल होता है पहले वाले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले बल का स्क्वायर, और फिर उनका क्या लेना है, अपने को अंडर रूट लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसी में मैं केस डाल देता हूँ, यदि F1 बराबर F2 है किसके बेटा, F के, है ना। दोनों बल यदि परिणामी आपके परिमाण में बराबर है तो परिणामी क्या आएगा, सिंपल सा ये चीज़ डायरेक्ट याद भी रखनी है। तब आएगा √2 ऑफ F, किसी एक बल का √2 गुना आएगा, किसी एक बल का √2 गुना आएगा। कैसे आएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो कितना हो गया, √2F हो गया। ये चीज़ें हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल इतना फास्ट कैलकुलेट होता है कि सर आपने एक चीज़ बताई थी, जब दो बल समान परिमाण के हैं और परस्पर लंबवत है तो परिणामी बल क्या आएगा, किसी एक बल का √2 गुना आएगा। तीसरी चीज़ में यहाँ पे, चौथी चीज़ में यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला एकदम सर ये आते कैसे हैं। मान लो आपके पास में बेटा दो बल है, एक है F1 और एक है F2, ये कार्यरत है थीटा कोण पे, है ना। ये किस कोण पर कार्यरत है, थीटा कोण पर कार्यरत है। तो इनका जो परिणामी आता है समांतर चतुर्भुज के नियम से, बेटा ध्यान रखना वो आता है यहाँ से, इनके बीच में से कटान बिंदु जाएगा और वो कटान में जो आपकी रेखा होती है, जो होता है ये होता है समांतर चतुर्भुज का विकिरण। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का विकिरण होता है। ये फिक्स है,
आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि कोई दो बल किसी थीटा कोण पे कार्यरत होते हैं तो उनका परिणामी उनके कटान बिंदु से ही निकलता है। और इस एफ नेट का जो फॉर्मूला है, ये जो परिणामी बल है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है पहले वाले बल का स्क्वायर दूसरे वाले बल का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? पहले वाले सदिश का इस परिमाण का स्क्वायर दूसरे वाले सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, उन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है और उनका जो परिणामी होता है वो इसी सूत्र से निकाला जाता है। अब यहाँ पे आप थीटा बराबर 90 पुट करके देखो, कोस 90 का मान 0, तो बताओ √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू आया नहीं आया? यहीं से आते हैं सारे चीज़ें, ये जितने भी केस हैं ना वो यहीं से आ रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट केस हमारे पास में यही है। चौथा वाला जो पार्ट ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पोर्शन, यही सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सारी चीज़ें इसी से आती है। 4 चीज़ क्लियर है। 5वीं चीज़ पे हम चलते हैं। देखो 5वीं चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बोली है, 5th चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यदि दो सदिश जो कि समान परिमाण के हैं और 60 डिग्री पे कार्यरत है, तो बेटा ध्यान रखना इनका जो परिणामी आएगा किसी एक बल का कितना आएगा, √3 गुना आएगा। और वो भी कहाँ से निकलेगा, यहाँ न कहीं से निकलेगा ना। ये हमारा एफ नेट हो गया। फिक्स है, परिणामी हमेशा दोनों सदिशों के बीच में से कहीं ना कहीं निकलेगा, बिल्कुल बीचों बीच निकलेगा, बिल्कुल बीचों बीच निकलेगा। कब? जब दोनों बल या दोनों सदिश समान परिमाण के होते, 30 डिग्री 30 डिग्री। अदर केस में बीचों बीच से नहीं निकलेगा। कहीं आप लोग ऐसा कर दो, सर ये भी 30 ये भी 30, अगर मान लो 90 डिग्री है तो कहीं तुम लोग 45 कर दो। वो तभी केस में होएगा जब ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो परिणामी हमेशा कितना कोण बनाएगा, 45 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलो यहाँ तक क्लियर है बात। सर ये √3 अब कैसे आया? फॉर्मूले से देखो, पहला वाला भी एफ स्क्वायर दूसरा वाला भी एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। कोस 60 का मान सबको पता है 1/2 होता है ना। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, F इंटू एफ स्क्वायर कितना हो गया, 3F स्क्वायर। एफ स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा और जो आपका 3 है वो अनरूट में रह जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, √3F। बस यही बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला था। इसके आगे हम सीधा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि सर ये सब चीज़ें हमें पता है, बस ये चीज़ें पता है। तो चलो हम पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोला है कि एक हमारे पास में क्या है, त्रिभुज है। और एक किस तरह का त्रिभुज है, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसकी भुजा भी ए दी हुई है और ए दी हुई है। ठीक है, और इस भुजा के ऊपर भी क्या रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे भी Q आवेश रखा है और यहाँ पे भी Q आवेश रखा है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बोला गया आपसे, इन तीनों आवेशों में से ये A, B और C पॉइंट दे देते हैं। इन तीनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश पर आपको बाकी दो आवेशों के कारण परिणामी बल निकालना है। ठीक है, तो देखिए करके दिखाओ इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। आपको जो मर्जी है ना वो एक आवेश ले लो और उसके ऊपर परिणामी बल ज्ञात करके दिखाओ। देखिए चलो हम यहाँ पे इधर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने बेसिक बताया उसी को यहाँ यूज़ करना है। मैंने दोबारा से फिर डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ये हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसका प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। भुजा ए दी हुई है, यहाँ पे भी Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश है और यहाँ पे भी Q आवेश है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है। क्लियर है यहाँ तक? मैं इस वाले आवेश को ले लेता हूँ, इस पे परिणामी बल देखते हैं, है ना। ये जो तीनों आवेश थे कैसे हैं, धनात्मक है। तो इस आवेश पे देखो ये वाला आवेश बल लगाएगा इस दिशा में, इसको हम नेम दे देते हैं F1। इस बल को हम क्या नेम देते हैं, F1। F1 की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 इंटू Q2 कितना है, Q इंटू Q, Q स्क्वायर है ना,
और इनके बीच की दूरी कितनी है a, तो क्या आ गया a का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आवेश कौन सा बचा, ये वाला इस वाले को, ये वाला इस वाले को बेटा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये हो गया F2 इक्वल टू क्या आ गया, KQ² डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, KQ² डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। बस 2 ही बल है, इसके अलावा कोई तीसरा बल लगेगा नहीं। ये 3 बिंदु आवेशों का निकाय है जिसपे किसी एक आवेश पे 2 बल कार्यरत है। अब मुझे बताओ देखिए परिणामी कितना आएगा। अभी मैंने कहा था, देखो एक बार चीज समझना, 2 लाइनें जब काटती है तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर है, ये भी 60 तो ये भी 60। अभी ट्रिक बताई थी, दोनों बल देखो समान परिमाण के हैं और इनके बीच कोण कितना है 60 डिग्री। तो बेटा परिणामी क्या आएगा, इनके बीचों बीच आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3F1 बोल दो या √3F2 बोल दो, क्योंकि दोनों ही F है। ये भी F मान लो, ये भी F मान लो, परिमाण बराबर है ना इनका। दूसरा किसी बच्चे के समझ में सर ये कैसे लिख दिया, तो अभी मैंने ट्रिक दिखाई थी। परिणामी बल कैसे निकालते हैं बेटा, परिणामी बल निकालते हैं सर आप इस फॉर्मूले से, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। इस फॉर्मूले में पुट कर लो, क्या दिक्कत है सर। F1 स्क्वायर कितना है, F1 स्क्वायर है बेटा KQ² डिवाइडेड बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। F2 स्क्वायर भी कितना है, KQ² डिवाइडेड बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, KQ² अपॉन A स्क्वायर का, यहाँ पे भी क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया है ना, 2 बार है ना। x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, इसको x मानो, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोस, दोनों बलों के बीच कोण कितना है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सर 2 से 2 कैंसिल हुआ, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीनों सेम है। तो बेटा अंदर कितना हो गया 3 इंटू KQ² अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। अंदर हमारे पास में कितना आ गया 3KQ² अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये रहा रूट में। बताओ देखिए क्या आंसर आ रहा है सर। 3 तो अंदर रहेगा, इसका स्क्वायर यहाँ से रूट से कैंसिल हुआ और हमारे पास में आंसर हुआ √3KQ² डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। अरे यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है पहले टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी जो मैंने बेसिक पढ़ाया है उस बेसिक को अगर लेके चलोगे तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 टाइप का हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन जो 2 टाइप का आता है वो आता है आवेशों का संतुलन या आवेश का संतुलन। बेटा आवेश का संतुलन है ना, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पे, बहुल आवेशों के मध्य बल का। पहले हम संतुलन कर लेते हैं, फिर दोबारा से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से जितना भी हमें टाइम मिलता है। आवेश संतुलन का मतलब है कि आवेश किस में होना चाहिए, आवेश की साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था, आवेश की संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था का मतलब हो गया उस पर परिणामी बल 0 होना। आपसे बोलेगा कि इस आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। अब आपको पता है कोई भी आवेश संतुलन की अवस्था में कब हो सकता है कि सर उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, लेकिन सभी बलों का परिणामी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सभी बलों का उस पर परिणामी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वह आवेश संतुलन की अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। तो उस टाइप का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन लिया है बेटा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक है हमारे पास में 9 माइक्रोकूलम, एक आवेश 16 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इनके बीच की दूरी आपको दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या बोला गया है कि तीसरा आवेश है, तीसरा आवेश इधर लिख देता हूँ मैं ना, तीसरे आवेश Q0 को या Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखा जाए, कि किस बिंदु पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो, कि वह संतुलन की अवस्था में हो। बताओ, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है 9 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश है जो परस्पर निर्वात में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। निर्वात में हो चाहे माध्यम में हो, कहीं भी रख दो आप। और बोला गया कि तीसरा बिंदु आवेश Q0 है ना, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पे रखा जाता है। तो उसकी स्थिति हमें बतानी है। उसकी स्थिति या तो 16 माइक्रोकूलम से बताओ या 9 माइक्रोकूलम आवेश से बताओ कि उसको इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में होता है। उसके ऊपर परिणामी बल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप खुद ही बता दो, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों ही उस आवेश पे बल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल सर लगाएंगे। तो उन दोनों बलों का जो आपका परिमाण है वो बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। अरे बेटा, तभी तो परिणामी बल 0 मिलता है। अगर ये दोनों ही बिंदु आवेश उस पर जो बल लगाएंगे अगर वो एक ही दिशा में होंगे तो दोनों बल जुड़ जाएंगे, तो परिणामी बल 0 नहीं होगा और वो आवेश संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम हमने बना दिया कुछ इस तरह से। ये है 9 माइक्रोकूलम, ये है 16 माइक्रोकूलम। और बेटा मैंने बोल दिया कि इस आवेश से x दूरी के ऊपर, इस बिंदु आवेश से x दूरी के ऊपर आपने तीसरा आवेश Q0 रखा है। क्लियर है यहाँ तक? दूरी तो आपको टोटल 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है। r तो हमें याद रखना ही है। तो बताओ इस बिंदु आवेश से दूरी कितनी होगी? सर r में से कितना घटा दो, x घटा दो। क्लियर है यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने माना है कि माना तीसरे आवेश को 9 माइक्रोकूलम से x दूरी पर रखा है, तो 16 माइक्रोकूलम से दूरी कितनी हो गई, r माइनस x। बिल्कुल क्लियर है। देखो ये वाला इस वाले आवेश को क्या करेगा, ये चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दो तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा बिंदु आवेश है, कोई बच्चा बोलेगा सर वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। दोनों केस करके देख लो आप। दोनों ही केस पे इस Q0 पे जो दोनों बल लगेंगे ना वो विपरीत दिशा में लगेंगे, तभी ये बिंदु आवेश साम्य अवस्था में होगा। ये वाला इस पे बल लगा रहा है, मैंने कहा कि धनात्मक है। इस किसी बच्चे ने बोल दिया सर F1। ये वाला भी इस पे बल लगाएगा किधर, इस दिशा में। अब कोई बच्चा बोले सर अगर ऋणात्मक होगा तो ये वाला इधर लग जाएगा, ये वाला इधर लग जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों बल लग तो विपरीत दिशा में रहे ना। अब ये दोनों बल अगर परिमाण में बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं F1 निकालता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया F1। F1 क्या आया, K। F1 किस किस के बीच में, 9 और Q0 के, 9 और Q0 के। तो ये हो गया Q0 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 है ना। माइक्रोकूलम तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलम में। K Q1 Q2 बटे दूरी कितनी है इनके बीच, x। तो ये क्या आ गया, x²। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक। दूसरा बल हमारे पास में F2। F2 किस किस के बीच में, 16 माइक्रोकूलम और Q0 के बीच है। तो कैसे निकालेंगे, K Q0 इंटू 16 माइक्रोकूलम, क्या लिख दिया, 16 इंटू 10⁻⁻6 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, r-x का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो हमारे पास में हम यहाँ क्या लिख रहे हैं नोट के अंदर, क्योंकि F1 तथा F2 दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर विपरीत दिशा में है। अतः बेटा परिणामी बल क्या आता है, अभी केस नंबर 2 करवाया था, F1 माइनस F2। तो परिणामी बल कितना लगेगा, F1 माइनस F2 लगेगा बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा है कि तीसरा आवेश क्या होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में। तो बताओ उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ सीधा क्या लिखेंगे, अतः संतुलन की अवस्था के लिए क्या आना चाहिए, संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए बेटा क्या आएगा,
F1 माइनस F2 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, दोनों को बराबर कर लो, सोल्व करो, देखिए आंसर आ रहा है। ऊपर से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से ना, ये हमारे पास में यहाँ से मैं इधर सोल्व करता हूँ। देखो F1 बराबर F2 को बराबर करो बेटा, ये रहा KQ0 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या था, x² है ना, इक्वल्स टू फिर क्या था F0 क्या था, KQ0 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r−x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। KQ0 से KQ0 कट गया, 10⁻⁻9 से 10⁻�9 कट गया, फिर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है सर 9/x² और इधर आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई r−x का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टी, इसको इधर ले आया, 9 को इधर ले आया, तो क्या आ गया, r−x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x²। 16 के अंदर 9 नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया 16/9। क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर यहाँ से स्क्वायर जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ क्या आया, r−x/x इक्वल्स टू आ गया √16/9, जिसको हम लिखेंगे 4/3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 4/3 क्यों लिखा, ±4/3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे x की एक ही वैल्यू लेनी है। x किधर रहेगा, अंदर की तरफ, मैंने x लिया इधर की तरफ, इसका मतलब x बाहर की तरफ भी हो सकता है, बिल्कुल x बाहर की तरफ भी होएगा। उसका दूसरा केस लेंगे हम। पहले वाला जो मैंने केस लिया वो है दोनों बिंदु आवेश अभी समान परिमाण के हैं, समान परिमाण क्या, सॉरी समान प्रकृति के हैं, इसलिए हमेशा तीसरे बिंदु आवेश को कहाँ रखा जाएगा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं रखा जाएगा। और जैसे ही दोनों बिंदु आवेश अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो तीसरा बिंदु आवेश आप बीच में रख के देखना बेटा, वो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। अभी दूसरा केस यही करेंगे हम। तो यहाँ पे मुझे केवल प्लस ही लेना है, बिकॉज आपको x फिक्स पता है, इस तरफ है। छोटे वाले बिंदु आवेश 9 माइक्रोकूलम से इस दिशा में, 9 वाले माइक्रोकूलम से इस दिशा में। अभी जस्ट न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है जिसका आंसर इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा मैक्सिमम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो चलो ठीक, यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया सर। तो यह आया r−x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा, तो कितना आ रहा है 3r−3x इक्वल्स टू 4x, वो हो गया 7x इक्वल्स टू 3r। और हमारे पास में क्या है अब, x इक्वल्स टू आ रहा है सर 3r/7 और r की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना, 30/7, 4.28 सेंटीमीटर। और ये x दूरी कहाँ से आई है, एक बार भाग देना ना, देखिए सही है, 7 का दिया 4 बार गया, 2 बचा, 2 में आपका 14 बार 2 बार गया, फिर उसके बाद में 6 बचे, ये सही है, ठीक है ना, 4.28 सेंटीमीटर। तो हम सीधे आंसर में क्या लिखेंगे, अतः तीसरे बिंदु आवेश Q0 को 9 माइक्रोकूलम से 4.28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो बड़े वाले बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, 10 में से इसको घटा लो, 16 माइक्रोकूलम से दूरी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये समझ में आ गया सर इस कंडीशन को हम कैसे करते हैं। ये कंडीशन हमारे पास में बिल्कुल क्लियर है, बेसिक के साथ हम कर रहे थे यहाँ पे। अब कोई बच्चा बोले कि सर मान लो आपने जो 2 बिंदु आवेश लिए थे, एक लिया था 9 माइक्रोकूलम और दूसरा लिया था +16 माइक्रोकूलम, इसके बीच में तो आपने तीसरा बिंदु आवेश रखा था, वो बिल्कुल बीच में ही रखा रहेगा, कहीं ना कहीं रखा जाएगा। अगर सर इन दोनों में से कोई एक भी ऋणात्मक हो जाए, मान लो ये हो जाए, या फिर किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर आप तो इसको करो, तब क्या ये संतुलन की अवस्था में रहेगा इनके बीच में रखने पर? नहीं। कैसे? प्लस वाला इस प्लस वाले को धकेलेगा, लेकिन ये माइनस वाला इस प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, दोनों बल एक दिशा में हो गए, अब ये आवेश संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। तो फिर क्या करें? तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इस तीसरे वाले आवेश को आप कहाँ रखो, इस तीसरे वाले आवेश को यहाँ मिलाने वाली रेखा के कहीं बाहर रखो। तो कोई बच्चा इधर रख रहा है, कोई बच्चा इधर रख रहा है। देखते हैं, ये माइनस वाला इस Q0 को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस वाला इसको
प्रतिकर्षित करेगा। अगर कोई बच्चा इधर रखता है तो ये धनात्मक वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा और वो माइनस वाला इसको आकर्षित करेगा। देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इधर भी दोनों बल विपरीत दिशा में है, इधर भी दोनों बल विपरीत दिशा में है। तो सर क्या दोनों दिशा में रख सकते हैं क्या हम, जिससे संतुलन की अवस्था में रहे? नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कैसे करें? इस बड़े वाले के लिए आपने जैसे फॉर्मूला लिखा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इन दोनों के आवेश के बीच बल देखो बेटा, 16 इंटू क्यू नोट इंटू के डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस को आप मान लो r1 का स्क्वायर, ये है मान लो f1, f2 मान लेते हैं 9 और क्यू नोट के बीच, तो हम क्या लिखेंगे 9 इंटू क्यू नोट इंटू के डिवाइडेड बाई इस दूरी को हम मान लेते हैं r2 का स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? एक बार सोचो, देखे एक बार। सर के दोनों बराबर है, क्यू नोट भी बराबर है, चलो ठीक है। ऊपर गुणा में क्या गलती हो रही है, यहाँ बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है? r1 क्या है? छोटा। सर मात्रा जो है परिमाण, आवेश का परिमाण बड़ा है लेकिन दूरी कम है। सर आवेश का परिमाण छोटा है लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? ज़्यादा है। सर बड़े में छोटे का भाग देते हैं तो संख्या और छोटी हो जाती है। सर छोटे में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। बेटा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया तो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दिया तो वैल्यू और घट गई। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इधर चेक करके देखो ना, सर 9 है तो दूरी कम होनी चाहिए, छोटा आवेश है तो दूरी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आपका आवेश का परिमाण बड़ा है तो दूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें कंडीशन बन सकती है कि दोनों बल परिमाण में बराबर हो सकते हैं। तो क्या समझ में आया सीधा लॉजिक कि सर तीसरे आवेश को हमेशा छोटे वाले बिंदु आवेश की तरफ, बाहर की तरफ रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? जब दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। अरे क्लियर है? जब दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो तीसरे बिंदु आवेश को उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलानी रेखा के बीच में कहीं ना कहीं रखा जाएगा। अभी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इस वाली कंडीशन में क्या रखा जाना चाहिए? बाहर की तरफ रखा जाना चाहिए, है ना? किधर रखा जाना चाहिए? बाहर की तरफ। तो ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपको इस तरह से ध्यान रखना है, और न्यूमेरिकल में सीधा ही आप क्या करोगे, यहाँ से क्या कंसिडर कर लोगे कि इससे x दूरी पर रख दिया आपने किसी क्यू नोट को, तो बेटा ये हमारे पास में अगर r दूरी थी तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? r प्लस x हो जाएगी। इसके कारण आप बल है ना F1 मान लेना बाहर की तरफ, और उसके कारण क्या मान लेना F2, और वही न्यूमेरिकल वैसे के वैसे करना है। दोनों को बराबर करते हुए चलना है, वैल्यू प्लस में ही लेनी है। जैसे आप रूट से बाहर निकालोगे ना, वैल्यू प्लस ही लेनी है, ऑटोमेटिक आपके पास में x आ जाएगा जो आपने माना था 9 माइक्रोकूलम से बाहर की तरफ। अब बात करते हैं हम सीधी ट्रिक की। सीधी ट्रिक होती है x बराबर r/1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1। x इक्वल्स टू r/1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो रूट Q2 क्या है? Q2 का जो परिमाण है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए Q1 से। तो मुझे इस न्यूमेरिकल में बेटा बताओ, देखिए Q2 कौन है? Q2 है 16 माइक्रोकूलम और Q1 क्या है? 9 माइक्रोकूलम। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो x है वो हमेशा किससे ली गई है? छोटे वाले बिंदु आवेश से। यहाँ x किससे ली गई है दूरी? छोटे वाले बिंदु आवेश से। और r यहाँ पे क्या है? दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। ये सीधा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में लिख के है ना, अभी आपको जो आंसर लिखा था ना मैंने 4.28, वो देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस प्लस माइनस का मतलब क्या है? पहला केस क्या है? यदि दोनों बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के हैं, तो पॉजिटिव चिन्ह लेना है ना, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। समान परिमाण के, समान परिमाण नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है? समान प्रकृति के, है ना। दोनों या तो प्लस प्लस होने चाहिए, दोनों माइनस माइनस के होने चाहिए। दूसरा केस क्या होगा? यदि दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो क्या लेते हैं?
तो नेगेटिव साइन लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। चलो उस न्यूमेरिकल को मैं आपको सीधा शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सर x दूरी किससे है, छोटे वाले बिंदु आवेश से। x दूरी किससे है, कम परिमाण वाला जो बिंदु आवेश है उससे दूरी है। r की वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। 1 प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, पहले वाला जो भी केस पड़ा था उसमें दोनों बिंदु आवेश किस परिमाण के कैसे थे, किस प्रकृति के थे, दोनों ही सर धनात्मक थे। तो यहाँ मुझे क्या साइन लेना है, प्लस साइन। रूट Q2 किसको मान के चल रहे हैं, Q2 का परिमाण Q1 से, बड़ा वाला आवेश, और बड़ा वाला आवेश कौन सा है, 16। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर ये तो माइनस का है तो प्लस का है तो बड़ा, ये कैसे हुआ। नहीं बेटा, माइनस साइन नहीं देखना, परिमाण देखना है, केवल परिमाण है ना। तो 16 माइक्रोकुलाम और डिवाइडेड बाई 9 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो से तो माइक्रो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। रूट में से 16/9, 16 का रूट आ गया 4, 9 का रूट आ गया कितना, 3। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 4/3। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, 4/3। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 3, तो ये हो गया 3 + 4/3 कितना हो गया, 7/3। कितना हो गया, 7/3। तो ये कितना हो गया, 30/7। 3 ऊपर चला गया, 7 नीचे रहेगा, और 30/7 अभी लिखा था कितना, 4.28 सेंटीमीटर। बताओ आंसर आया नहीं आया। और ये आंसर कहाँ से था, छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी थी। ये देखो छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी आ गई। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इन दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो जाए, तब उस तीसरे आवेश को कहाँ रखें। ये वाला केस यही था, इस न्यूमेरिकल में मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या करना है, या तो न्यूमेरिकल को सीधे शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूले से करो, या फिर वही आपको मानना छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी लेनी है, हमेशा ध्यान रखना x से। वो बिंदु हमेशा छोटे वाले बिंदु आवेश की तरफ होगा, बड़े वाले की तरफ नहीं होगा। छोटे वाले आवेश का जो परिमाण है ना, उसी की तरफ आपको रखना है, कहीं इधर मत रखना, कहीं तो माइनस के चक्कर में इसको छोटा बोल दो, नहीं, केवल परिमाण का ध्यान रखना है। चलो इस वाले केस में हम करके देखते हैं। देखिए तीसरे आवेश को कहाँ रखें हम। इस वाले केस में मैंने कहा है कि एक प्लस का एक माइनस का है, तो x = कितना आ रहा है सर, r है हमारे पास में वो 10 सेंटीमीटर। 1 माइनस लेना है, रूट 16/9 कितना आ गया बेटे, 10 सेंटीमीटर बटे 1 माइनस कितना आ गया, 4/3 कितना आ गया, 10/3 माइनस 4/3 कितना हो गया, 30/-1 बराबर कितना आ गया बेटे, -30 सेंटीमीटर। ये -30 सेंटीमीटर क्यों आया, इस -30 सेंटीमीटर का मतलब है सर आपने जो x लिया था ना, वो तो छोटे वाले बिंदु आवेश से अंदर की तरफ लिया था। x हमेशा, ये जो फॉर्मूला बनाया नहीं, इसी केस से बनाया था हमने, जो पहला वाला केस पढ़ा था ना, उसी से ही मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। उसमें x था इस दिशा में, इधर की तरफ। लेकिन यहाँ केस क्या कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो s प्लस का तो आ ही नहीं सकता। मतलब आपका जो बिंदु है ना, इधर नहीं होगा, बिंदु इधर होगा बाहर की तरफ, मतलब x क्या हो गया, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिक हमें -30 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है, 9 माइक्रोकुलाम से 30 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। माइनस क्या कर रहा है, बाहर की तरफ है। क्लियर है यहाँ तक है। x बराबर -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वह बिंदु आवेश, जो तीसरा बिंदु आवेश है, वो 9 माइक्रोकुलाम से 30 सेंटीमीटर बाहर की तरफ रखा जाएगा। कौन से वाले केस में, जब दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये आपका दूसरा टाइप का केस हो चुका है, आवेश का संतुलन। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ वापिस कूलाम के नियम और बहुल आवेशों के मध्य बल। केस नंबर हम 3 यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे दिया है x एक्सिस, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, और एक और लेता हूँ बेटा क्या मैं, x बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ रखा हुआ है -3 माइक्रोकुलाम, और बेटा यहाँ रखा हुआ है क्या, +4 माइक्रोकुलाम। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, -3 माइक्रोकुलाम के ऊपर जो आपका आवेश रखा हुआ है उस पे परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। ये हमारा x एक्सिस है ना, x एक्सिस 0 से स्टार्ट हुआ, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3।
ऐसे कुछ दिया हुआ है और बोला गया है कि इस वाले बिंदु पर जो या -3 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है उस पे बाकी जो आवेश है +4 +2 +1 माइक्रोकूलाम, ये तीनों आवेश इस पे कितना परिणामी बल लगाएंगे। तो बताओ इसके लिए क्या करें भाई, हमें डायग्राम बना के समझना पड़ेगा सर जो तीनों बल लग रहे हैं ना वो किधर किधर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो कूलाम का नियम यहाँ पे काम में आने वाला है। तो मैंने वापस डायग्राम बनाया और क्या देखा यहाँ पे कि ये जो 3 माइक्रोकूलाम वाला आवेश है -3 वाला, इधर है 2 माइक्रोकूलाम, इधर है +1 माइक्रोकूलाम, ये रखा हुआ है x = 0 पे, ये है x = 1 पे, और ये दूरी सब किस में है बेटा, आप सीधा मीटर में ले लो, है ना। सेंटीमीटर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ हो जाएगा, पहले हम मीटर में लेके कर लेते हैं इसको। वैसे बुक में इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो सेंटीमीटर में आते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास में यहाँ कितना है +4 माइक्रोकूलाम, जो रखा हुआ है x = 3 मीटर पे, और ये रखा हुआ है x = 2 मीटर पे। इस पे परिणामी बल निकालना है ना। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ये वाला सर इस वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या नाम दे दिया F1। सर जो दूसरा आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, तीसरे वाले को क्या कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है F2। ये चौथा वाला जो आवेश है इसको भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो क्या आ गया F3। क्लियर है यहाँ तक। चलो सबसे पहले बेटा मैं F1 वेक्टर निकालता हूँ, इस बार वेक्टर फॉर्म में करता हूँ मैं, है ना। वैसे आप परिमाण में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण में कैसे करेंगे सर, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसमें से घटा देंगे, फिर देखेंगे देखिए अकेला बड़ा है या दोनों मिलके बड़े हो जाएंगे इससे। तो परिणामी कैसे निकलेगा, F1 + F2 - F3, या फिर क्या आएगा F3 - F1 + F2। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो पहले दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा हमें। ये दोनों बल क्या हैं, एक दिशा में है तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा। या अगर ये अकेला बड़ा है, इन दोनों को जोड़ने से जो मान आया उससे अगर ये बड़ा है तो F3 में से किसको घटाएंगे, F1 + F2 को घटाएंगे। या फिर आप चाहो तो सर इसको सदिश रूप में करके दिखाओ, तो बेटा मैं सदिश रूप में भी करके इसको दिखा देता हूँ, है ना। F1 वेक्टर कितना आया, F1 वेक्टर किस किस के बीच है, इसके और इसके बीच। तो देखो क्या आ रहा है, Q1 कितना है बेटा, 1 माइक्रोकूलाम, Q2 कितना है, 3 माइक्रोकूलाम, कितना है 3 माइक्रोकूलाम। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, प्लस ही लेना है। पहले वाला जो कूलाम का नियम था उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि हमेशा यहाँ क्या लेते हैं, केवल परिमाण लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है सर, 0 1 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वेक्टर लगाया तो ये तो परिमाण है, इसकी दिशा कितनी बेटा, -i, दिख रहा है ना। F1 जो है वो किधर लग रहा है, x अक्ष की विपरीत दिशा में, तो इकाई सदिश क्या लेंगे, -i। इकाई सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश की दिशा को बताता है। ये तो है इस F1 का परिमाण जो कूलाम के नियम से निकाला, और ये क्या है, दिशा, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर लगाया है। तो F1 वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो ये आ रहा है सर 3k × 10⁻⁻12 है, और डिवाइडेड बाय आ रहा 4, और यहाँ लगाया माइनस, और ये आ गया i। ये तो आ गया मेरे पास में F1 वेक्टर। क्लियर है। अब क्या निकालना है अपने को, F2 वेक्टर। चलो F2 वेक्टर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 वेक्टर हमारे पास कितना आ रहा है सर, k, इसके और इसके बीच बल है ना। F2 वेक्टर किसके, इसके इसके बीच में क्या आ रहा है, k × 2 × 3 × 10⁻⁻12। -12 कैसे लिखा सर, 2 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी कितनी है सर, 1 से 2 के बीच, ध्यान रखना 1 ही है, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर। इसकी दिशा भी किधर है बेटा, -i, इसकी दिशा किधर है, -i। तो बताओ F2 वेक्टर कितना आ रहा है, F2 वेक्टर हमारे पास में आ रहा है 6
और क्या आ गया, और इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाई 1 का 1 हो ही गया, और वही माइनस का क्या आ गया आई केप। ये लो हमारे पास में F2 वेक्टर भी आ गया। F2 वेक्टर कितना आया, माइनस का 6k और 10 टू पावर -12 आई केप, और ये F1 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था 3k इंटू 10 टू पावर -12/4 आई केप। चलो अब F3 देखो, देखिए F3 वेक्टर कितना आ रहा है सर, F3 वेक्टर इक्वल्स टू आ रहा है k, किस किस के बीच में है F3, इन दोनों आवेशों के बीच है ना, तो कितना आ रहा है 3 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -12 k Q1 इंटू Q2। डिस्टेंस कितनी है बताओ, देखिए सर 2 और 3 मीटर के बीच की दूरी, बीच का गैप कितना 1 मीटर, तो यहाँ क्या आ गया 1 का स्क्वायर। ये तो आ गया परिमाण, वेक्टर लगा, दिशा किधर है सर, ये लग रहा है प्लस आई केप में, किधर लग रहा है ये प्लस आई केप में। सोल्व करो, देखिए F3 वेक्टर क्या आ रहा है सर, F3 वेक्टर इक्वल्स टू आ गया 12k इंटू 10 की पावर -12 आई केप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास में तीसरा बल, यहाँ था हमारे पास में बेटा कौन सा पहला बल, और यहाँ पे कौन सा था दूसरा बल। ठीक है, तो परिणामी बल कैसे निकालते हैं, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था हमने, तो अतः परिणामी बल क्या आएगा बेटा, F नेट वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, है ना। F1 वेक्टर कितना है, F1 वेक्टर ये रहा माइनस का 3k/4 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है ना, आई केप, प्लस F2 वेक्टर कितना है, F2 वेक्टर में भी माइनस है, तो यहाँ मैंने लगा दिया माइनस का 6k इंटू 10 टू पावर -12 आई केप। F3 कितना है बेटा, प्लस 12k इंटू 10 की पावर -12 आई केप। क्लियर है यहाँ तक, बस इसको सोल्व करना है, वही हमारा आंसर है। इस पूरी टर्म को सोल्व करना है और वही हमारा आंसर है। चलो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया, जितने भी बिंदु आवेश दिए हैं बस उसमें से देखना है कि किस पे परिणामी बल निकालना है, उनकी दिशाएं देनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अपने पास में, है ना। चलो देखते हैं, देखिए जैसे ही मैं उसको सोल्व करता हूँ बेटा, यहाँ पे F नेट वेक्टर, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, k इंटू 10 टू पावर -12, कॉमन क्या है बेटा, k इंटू 10 टू पावर -12, और क्या कॉमन आ रहा है आई केप, बस ये टर्म कॉमन आ रही है ना। और अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है माइनस का 3/4 माइनस का 6 और प्लस का 12 है, और ये गुणा में है अपने पास में कॉमन। एलसीएम हम यहाँ से ले लेते हैं, तो F नेट वेक्टर इक्वल टू कितना है, एलसीएम कितना है 4, तो बेटा ये हो गया -3, ये हो गया माइनस का 24 और ये हो गया 32, है ना, नहीं सॉरी 36, 48 हुआ ये, तो सॉरी 48 हो गया, 3 नहीं हो 4 था ना एलसीएम, ये हो गया 48। उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई में क्या है, k इंटू 10 टू पावर -12 आई केप। चलो F नेट वेक्टर इक्वल्स टू, देखना देखिए हमने कोई वैल्यू मिस तो नहीं करी है, माइनस का 3/4 माइनस का 6 प्लस का 12, k इंटू 10 टू पावर -12 कॉमन था और ये आई केप आ गया, है ना। देखो इसको अब करते हैं हम, 24 ये कितना हो गया, माइनस का 27 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, k इंटू 10 टू पावर -12 आई केप। k की वैल्यू सबको पता है ना, k की वैल्यू होती है सर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -12, और ये क्या आ गया आई केप। चलो देखिए F नेट वेक्टर इक्वल टू, बताओ देखिए कितनी वैल्यू बची हमारे पास में, 27, 33 यहाँ से हो गया, 3 के बाद में आपके पास में बच रहा है 8, 8 और 3 11, 11 और 10 आई थिंक 21 बच रहा है हमारे पास में, है ना। देखो देखिए सॉरी 21 तो नहीं आएगा, 48 है हमारे पास में, तो 30, 40 और 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 21 आ रहा है ना, ये हो गया हमारे पास में प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 4।
इसका मतलब ये हो गया कि सर हम जैसे ही 27 में 21 ऐड करते तो 48 ही आ रहा है, और प्लस का आएगा देखना 48 में से 27 सेपरेट करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁻12 है, प्लस का 9 है, -12 प्लस 9 कितना हुआ, प्लस माइनस का 12 प्लस 9 कितना हुआ -3, ठीक है। और ये क्या आ गया आई के। आगे सोल्व हो रहा है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। ये डेटा थोड़े मैंने इस तरह के लिए थे कि खाली क्वेश्चन का जो तरीका है ना वो समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन में इस तरह का डेटा नहीं आएगा कि हमें इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पड़े, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो 4 से कट रही होगी। बस यहाँ पे इतना है कि हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 9, और ये हो गया आपका 189 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 आई के। अब हम अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स से आपका 29 हो गया, तो कितने टाइम जाएगा आपका, ये आपका 29 में जाएगा 7 टाइम, है ना। 7 टाइम कितना हो गया 28 1, और ये आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ आई के। एक बार सोल्व करके देख लेना, ये हमारे पास में फोर्स आएगा और वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो हमारे पास में -3 माइक्रोकूलम था उस पर नेट फोर्स लगेगा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें रिजल्टेंट कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्ब्स के लॉ की हेल्प से आपको सभी फोर्सेज की जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो ज्ञात कर लेना है, दिशा दे देनी है। उसके बाद में तरीका लगाना है कि कौन कौन से बल एक ही दिशा में हैं, कौन कौन से विपरीत दिशा में हैं, कौन कौन से लंबवत है। अगर एक दिशा में है तो ऐड कर दो, विपरीत दिशा में है तो घटा दो, और लंबवत है तो वो तरीका मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और कंप्लीट कर लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल मैंने जो पिछला वाला वीडियो था, कौन सा वाला, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में बता दिया था, ठीक है ना। वो आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है, वो मैंने बुक के अंदर बता दिया था। चलो एक क्वेश्चन और लेते थे कि कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, कौन करेगा फास्ट। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है, वर्ग लिया है, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश है बेटा, इस पे भी प्लस क्यू आवेश और इस पे भी प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया कि तीसरा बिंदु पांचवा बिंदु आवेश है कैपिटल क्यू, जो कहाँ रखा हुआ है, इस वर्ग के केंद्र पे रखा है। ये भुजा भी ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों कोनों पर, चारों शीर्षों पर आपके 4 बिंदु आवेश रखे हैं, और इस वर्ग के केंद्र पर एक और बिंदु आवेश कैपिटल क्यू रखा है। बताओ इस पर परिणाम बल कितना आएगा। बिल्कुल सिंपल है, 1 लाइन क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देखो आंसर रहेगा इसका 0। कैसे, ये प्लस वाला इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, है ना, प्रतिकर्षित करेगा। और वो जो प्लस वाला है ना, वो भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये प्लस वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। सर ये वाला प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला भी प्रतिकर्षित कर रहा है। ये आपने दे दिया F1, ये दे दिया F2, ये दे दिया F3, ये दे दिया आपने F4। बताओ ये चारों बल परिमाण में बराबर है क्या, बिल्कुल है। Q Q Q Q Q Q Q Q गुणा ऊपर K Q1 इंटू Q2 K Q1 इंटू सम सेम आ रहा है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दूरी सेम है कि नहीं। इसका मतलब सर चारों ही बल परिमाण में बराबर है। इसका मतलब ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा 0, ये इसको निरस्त कर देगा 0। तो बताओ देखिए F नेट कितना आएगा, 0 आएगा। अतः आपका जो कैपिटल क्यू आवेश है वो कैसा है, संतुलन की अवस्था में है, ठीक है ना। उस पर परिणाम बल कितना है, 0 है। चलो एक टाइप का और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक निर्देशांक दिया हुआ, ये x है, और ये क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ x = 0 है, और यहाँ पे x = 1 है, और ऊपर की तरफ है y = 1। सभी डेटा किस में है, ये भी मीटर में मान लो, ये भी मीटर में मान लो। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं।
1 सेंटीमीटर बराबर होता है बेटा 10 की पावर -2 मीटर। इससे हमें गुणा करना ही पड़ेगा, तब भी सेंटीमीटर वाला जो टर्म है किस में कन्वर्ट होएगी, मीटर में कन्वर्ट होएगी। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे जो बिंदु आवेश है उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे जो बिंदु आवेश है बेटा उसकी वैल्यू है कितनी, 2 माइक्रोकूलम, है ना। ये है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q2 = 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे फिर मैं एक Q3 = लेता हूँ कितना, 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है यहाँ तक। आपसे बोला गया है कि इस वाले बिंदु आवेश पे, किस पे, इस वाले बिंदु आवेश पे परिणामी बल निकालना है। इस वाले बिंदु आवेश पे क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं सर, थीटा परेशान करेगा अपने को। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे थीटा परेशान करेगा यहाँ पे हमें। कैसे सर, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, सर ये प्लस वाला भी इस प्लस वाले को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये थीटा पता होना अपने को ज़रूरी है। अगर जब तक ये थीटा पता नहीं होगा तो आपको यहाँ थीटा जो है वो कैसे निकालेंगे हम, टेन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब इक्वेशन को मैंने बहुत सिंपल बना दिया। इस क्वेश्चन को अब आप करोगे और मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। अभी टाइम है, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ करते, देखो ये x = 0, ये x = 1, ये y = 1। बेटा देखना एक बार, सर ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो थीटा के सामने हो गया लंब, ये हो गया आधार। ये कौन, देखो ऑटोमेटिक पता लग रहा है सर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बेटा थीटा बराबर क्या हो गया, tan 1। इसका मतलब tan 1 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। ये थीटा कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब कूलाम के नियम से ये बल भी निकाल लेंगे, कूलाम के नियम से ये बल भी निकाल लेते हैं। देखो कूलाम के नियम से पहले ये वाला बल निकाल लेते हैं हम। 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम पे बल कितना लगाएगा सर, F1 हो गया K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम 2 × 10 की पावर -6 बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, 0 से 1, 0 से 1 कितनी होगी, 1 मीटर है। तो ये हो गया 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 ही होएगा। तो इसको सोल्व करने से क्या आ रहा है बेटा, देखो इसको सोल्व करने से आ रहा है 18 × 10 की पावर -6 × 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 प्लस 9 10 की पावर -3 है। क्लियर है। चलो ये आ गया पहला बल। दूसरा वाला बल देखते हैं, ये वाला बल। ये बल निकालने के लिए अब ये दूरी पता होनी चाहिए। ये वाला बल निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो कैसे निकालें सर, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, √2 मीटर। यहाँ से ले यहाँ की दूरी कितनी है, √2 मीटर है। अरे जब √2 मीटर है तो क्या हम बल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम यहाँ पे F2 निकाल रहे हैं। तो सर F2 हमारे पास में क्या आ रहा है, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस कितनी है, √2 मीटर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 ही आएगा। √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो F2 बराबर कितना हो गया, 9 × 10⁻³ न्यूटन, है ना। ये आ गया F2 और ये आ गया F1। अब देखो सर F1 भी आ गया और F2 भी आ गया। परिणामी बल कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताएं। देखो ये तो था F1 और ये है F2, ये है F1, ये है F2। F2 तो है कितना, 9 × 10⁻³ न्यूटन। और आपका जो F1 है वो कितना है बेटा, 18 × 10 की पावर -3 न्यूटन। क्लियर है ना यहाँ तक। और इनके बीच कोण कितना हो गया, इनके बीच कोण हो गया 45 डिग्री। कैसे हुआ, अगर ये 45 है तो इधर भी शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, परिणामी कैसे निकालते हैं सर, पहले वाले का स्क्वायर क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर
सर पहले वाले का स्क्वायर हो गया 18 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 दोनों गुणा करना है, तो 18 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया 10 की पावर -6 इंटू कोस 45 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेटर हमें यहाँ काम में लाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेटर यहाँ काम में आएगा। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोस 45 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमें 1/√2। कितनी करनी है 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू होती है कितनी 0.707। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707। इन सबको स्क्वायर करो, ऐड करो और कैलकुलेटर की हेल्प से रूट निकाल लो। यही हमारा क्या रहेगा परिणामी बल रहेगा। मैंने जो डेटा लिए हैं वो मेरे मन से लिए थे, इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो गई बड़ी चली गई। इसके अलावा और कोई टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सभी क्वेश्चंस हमें सिंपल वे में करने हैं, सभी क्वेश्चन हमें क्या करने हैं बिल्कुल सिंपल वे में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास में कूलाम से रिलेटेड जो पहले वाले टॉपिक है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम की सहायता से आप परिणामी बल कैसे निकालते हैं, बहुल आवेशों के मध्य बल क्या होता है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। उन सभी टॉपिक्स को हमें बेसिक के साथ बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई करना।